हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। वाईफाई स्टडी है पार्ट ऑफ अन अकेडमी। गुड इवनिंग गाइस, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है ये भी मेरे प्यारे मित्रों बहुत ही अच्छी चल रही होगी, शानदार चल रही होगी। हम जल्दी से जल्दी इस मुगल काल वाले पार्ट को समाप्त करते हैं, देन हम मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट जो आता है जो काफी इंपॉर्टेंट है उसको जल्दी स्टार्ट कर देंगे ताकि एग्जाम में आपको बेनिफिट इसका बहुत ज्यादा मिल सकेगा। मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं कर रखा है तो इसे डाउनलोड अवश्य कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट की आपको फ्री सेशन जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों अवेलेबल रहेंगे। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है यहाँ पर आप मुझे भी फॉलो कर लीजिएगा। आप यहाँ पर मुझे सर्च कीजिएगा प्रवीण कुमार के नाम से। जैसे ही आप मुझे सर्च करेंगे मेरा प्रोफाइल यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे ही प्रोफाइल दिखेगा मेरे प्यारे मित्रों, आप यहाँ पर मुझे फॉलो कर लेना ताकि मेरे द्वारा जो भी स्पेशल सेशन लिए जाते हैं तो फ्री रहते हैं वो आपको देखने को मिल सकेंगे। साथ ही साथ अभी मेरे प्यारे दोस्तों आरपीएससी कैटेगरी में मेरा 9 नवंबर से बैच आ रहा है और एसएससी कैटेगरी में भी मेरा 9 नवंबर से ही बैच आ रहा है दिल्ली पुलिस सीजीएल सीपीओ के लिए। और ये आप यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री शुरू मैं कर रहा हूँ। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड है प्रवीण11, इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं जिससे 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। साथ ही साथ अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जितने भी एजुकेटर उनकी सबकी क्लासेस आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में उस कैटेगरी में जिसमें आप ज्वाइन कर रहे हो सारी क्लासेस आपको अवेलेबल रहेंगी। वीकली क्विज भी करवाया जाता है, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये तो पता होगा कि यहाँ पर डाउट सेशन भी रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ, चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ, बात को आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ तक मामला बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। अब आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही होगी, कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिएगा जी, आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। हम बात कर रहे थे मुगल वंश के बारे में, मुगल साम्राज्य की बात चल रही थी और पिछला सेशन जो था उसमें हमने हुमायूं के बारे में बात की थी और आज हम चर्चा करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों अकबर के बारे में। और अकबर का शासन काल जो आता है 1556 से लेकर के 1605 1605 ईस्वी तक अकबर के द्वारा शासन किया गया था। सबसे पहले तो बात आती है मेरे प्यारे दोस्तों जन्म की बात अगर अपन करें तो जन्म अकबर का 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। ये बात मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताई थी। कहां पर हुआ था? अमरकोट की बात अगर की जाएगी, अमरकोट वर्तमान पाकिस्तान में, अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में मेरे प्यारे दोस्तों अकबर का जन्म होता है। राणा वीरसाल के महल की बात अगर अपन करेंगे तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों अकबर का जन्म होता है। साथ ही साथ राज्याभिषेक की बात भी कर लेते हैं। कोरोनेशन जो हुआ, राज्याभिषेक जो हुआ ये मेरे प्यारे दोस्तों 1556 ईस्वी में हुआ था, क्योंकि 1556 की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता होगा कि अकबर के पिता की बात अगर अपन करेंगे, अकबर का पिता जिसका नाम आता है हुमायूं, क्या उल्लादीन पना भवन जो था दिल्ली में उसकी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतरते समय फिसल जाने से मृत्यु हो गई थी? क्या बिल्कुल हो गई थी। तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को मेरे प्यारे दोस्तों राज्याभिषेक हुआ। कहां पर होता है ये बात काफी बार आप लोगों से मेरे प्यारे मित्रों पूछी जाती है। कलानौर की बात अगर हम करेंगे, कलानौर कहां पर? वर्तमान पंजाब वाले एरिया में मेरे प्यारे दोस्तों अकबर का राज्याभिषेक हुआ। अकबर के शिक्षक की बात अगर हम करें तो मेरे प्यारे दोस्तों अकबर के शिक्षक का नाम था अब्दुल लतीफ। क्या नाम है? अब्दुल लतीफ जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों अकबर का शिक्षक था। अब इसका मतलब ये है कि अकबर पढ़ा लिखा शासक नहीं था, वैसे अनपढ़ शासक था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन को लेकर के शिक्षा जो अब्दुल लतीफ के द्वारा दी गई थी। साथ ही साथ संरक्षक की बात अगर अपन करेंगे, अकबर का संरक्षक जो आता है इसका नाम आता है मेरे प्यारे दोस्तों बैरम खां। क्या नाम है? बैरम खां। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और मैंने ये भी कहा है कि अकबर अनपढ़ शासक था, इसका मतलब पढ़ा लिखा नहीं था जी। अकबर जो है ये अनपढ़ शासक था। ये तो कुछ बेसिक सी बात हमने शुरुआत की है।
कि अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा राणा वीर साल के महल में होता है। राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी कलानौर पंजाब की बात हमने की है। अकबर के शिक्षक का नाम मैंने आपको बताया अब्दुल लतीफ और संरक्षक का नाम क्या था, बैरम खां। और बैरम खां की मदद से ही अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर होता है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया है मेरे प्यारे दोस्तों कि अकबर जो है ये एक अनपढ़ शासक था, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिएगा पीछे से जैसे ही हुमायूं की मृत्यु हुई, दिल्ली पर मेरे प्यारे दोस्तों हेमू के द्वारा अधिकार कर लिया गया। और आपको पता होगा कि मेरे प्यारे दोस्तों हेमू के द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की गई थी और उसने 24 युद्ध लड़े थे, जिसमें से 22 में उसको जीत प्राप्त हुई थी। उसी हेमू के द्वारा दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया था। अब अकबर तो ये चाहता था दिल्ली का अधिकार हेमू को सौंप दिया जाए और अपन आगरा चले, लेकिन बैरम खां के कहने पर मेरे प्यारे दोस्तों अकबर के द्वारा युद्ध किया गया और ये युद्ध आता है पानीपत का सेकेंड बैटल। कौन सा है? पानीपत के द्वितीय युद्ध की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। पानीपत का जो सेकेंड बैटल हुआ 5 नवंबर की बात आती है। 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। एक तरफ कौन आता है? हेमू, जिसके द्वारा किसकी उपाधि धारण की गई थी? विक्रमादित्य की। और दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, किसकी सेना आती है? अकबर की सेना आती है। और मैंने आपको ये बताया कि मेरे प्यारे दोस्तों 5 नवंबर 1556 ईस्वी को ये पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया। इससे पहले क्या पानीपत की बात हुई है क्या कहीं? बिल्कुल हुई है ना। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, अगर आपको याद हो तो। और पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित करके भारत में मुगल वंश की बाबर ने क्या रखी थी? नींव रखी थी। यहाँ पर पानीपत का सेकेंड बैटल हो रहा है अकबर और हेमू के बीच में। हेमू की सेना मुगलों की सेना पर अर्थात अकबर की सेना पर प्रारंभ में हावी थी, अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि हेमू की सेना जीत की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन अचानक हेमू की आंख में क्या लग गया था? तीर लग गया, जिसकी वजह से हेमू अपने हाथी का जो ओदा होता है, हाथी के ऊपर बैठने का जो स्थान होता है उसको ओदा बोलते हैं, उसके ऊपर निढाल होकर के गिर गया, जिसके कारण इसके हेमू के महावत ने उसको युद्ध के मैदान से बाहर निकालने का प्रयास किया और हेमू की सेना युद्ध का मैदान छोड़ देती है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि अकबर की इस युद्ध में क्या हो जाती है? जीत होती है और हेमू की क्या हो जाती है? हार। तो अकबर ने शासक बनते ही सबसे पहला युद्ध जो किया है वो कौन सा किया? पानीपत का सेकंड बैटल, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556। किसको पराजित किया? हेमू को पराजित करने का कार्य मेरे प्यारे दोस्तों किया जाता है। यहां तक मामला बिल्कुल सेट हो गया होगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए जी। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। क्या आप मेरे को ये बता सकते हैं कि अकबर का संरक्षक जो था उसका नाम बैरम खां था? बिल्कुल जी, बैरम खां था। लेकिन 1560 ईस्वी में 1560 की बात अगर हम करें, बैरम खां के द्वारा विद्रोह कर दिया गया और बैरम खां सत्ता हथियाना चाहता था, अर्थात अकबर को साइड में करके स्वयं पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अपने कब्जे में लेना चाहता था। तो इसीलिए जब विद्रोह हुआ तो एक युद्ध होता है जिसका नाम आता है तिलवाड़ा का युद्ध, और उसमें पराजित करके इस बैरम खां के विद्रोह का क्या कर दिया? दमन किया जी। तो ये भी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। 1560 ईस्वी में 1560 ईस्वी में हुए तिलवाड़ा के युद्ध में 1560 ईस्वी में हुए तिलवाड़ा के युद्ध में अकबर ने बैरम खां को पराजित कर इसके विद्रोह का दमन किया। इसके विद्रोह का दमन किया जी। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। मतलब अकबर का बैरम खां का संरक्षण काल अगर आपसे पूछेगा तो
बैरम खां का संरक्षण काल रहा है 1556 से 1560 ईस्वी तक, क्योंकि अकबर का संरक्षक बैरम खां रहा था और प्रधानमंत्री के पद पे था, वजीर के पद पे था। और इसी के पावर को कम करने के लिए आपको पता होगा, जब हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, मुगल प्रशासन पढ़ेंगे, दीवान ए कुल का पद जो है ये सृजित किया गया था अकबर के द्वारा, उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बात अगर की जाएगी, हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि तिलवाड़ा के युद्ध में बैरम खां को पराजित कर दिया गया। और फिर मेरे प्यारे दोस्तों, आपके यहाँ पर जो है अगर हम चर्चा करें तो विद्रोह का दमन बैरम खां के द्वारा कर दिया, बैरम खां का विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं जी। आपको पता होगा कि अकबर के द्वारा बैरम खां को 3 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से एक ऑप्शन का चुनाव उसके द्वारा किया गया था मक्का मदीना की यात्रा पर जाना। तो यहाँ पर बैरम खां जो है, ये 1561 ईस्वी की बात आती है। ये बैरम खां और जा रहा था कहां पर, जा रहा था कहां पर जा रहा था जी, मक्का मदीना की यात्रा पर जा रहा था। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, बीच में ही गुजरात के पाटन की अगर अपन बात करेंगे, यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों जो है एक व्यक्ति था जिसका नाम आता है मुबारक खां। क्या नाम है? मुबारक खां। इसी मुबारक खां के द्वारा मेरे प्यारे दोस्तों इस बैरम खां की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है 1561 में। 1561 ईस्वी में बैरम खां मक्का मदीना की यात्रा पर जा रहा था, लेकिन बीच में ही गुजरात के पाटन नामक स्थान की बात हमने की। यहाँ पर मुबारक खां नामक व्यक्ति के द्वारा बैरम खां की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। इस बात को आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान में रखिएगा। क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट? यहाँ तक कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, कोई समस्या आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा, जब बैरम खां की यहाँ पर हत्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों, तो बैरम खां की विधवा आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। इस बैरम खां की विधवा पत्नी का नाम था सलीमा। मैं नेक्स्ट पेज पे इसको समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? पानीपत का सेकेंड बैटल जिसमें हेमू की हार हुई, तिलवाड़ा के युद्ध मैंने आपको बताया जिसमें अकबर ने बैरम खां के विद्रोह का दमन किया। बैरम खां मक्का मदीना की यात्रा पर जा रहा था और गुजरात के पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक व्यक्ति के द्वारा इसकी हत्या यहाँ पर कर दी जाती है। तो आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सर मुबारक खां ने हत्या क्यों की है? हमने मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध की बात की थी और हुमायूं की भारत में वापसी हुई थी। उसी दौरान इस मुबारक खान के पिता की हत्या बैरम खां के द्वारा की गई थी, इसीलिए उसका बदला जो है बैरम खां के द्वारा यहाँ पर लिया गया था। बैरम खां से बदला लिया गया था इस मुबारक खां के द्वारा। अब देखिएगा, एक बात और बता देता हूं मैं आपको। ये तो मुगल वंश का शासक जिसका नाम क्या था? अकबर। और इधर मेरे प्यारे दोस्तों लिख देता हूँ, संरक्षक जो रहा बैरम खां। बैरम खां की जो पत्नी है उसकी बात अगर अपन करेंगे, इसका नाम आता है सलीमा बेगम। अरे सलीमा है क्या? बिल्कुल सलीमा है। और इनके पुत्र की बात अगर की जाएगी तो इनके पुत्र का नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना। अरे बोलो क्या नाम है? अब्दुल रहीम खाने खाना। क्या खाने खाना? हाँ जी बिल्कुल, खान के खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना। बैरम खां की मैंने आपको ये बताया 1561 में हत्या कर दी गई। तो यहाँ पर अकबर ने बैरम खां की विधवा सलीमा बेगम से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। साथ ही साथ अब्दुल रहीम खाने खाना जो था, अकबर ने खान ए खाना की उपाधि दी। खाने खाना की उपाधि दी। वह अपने दरबार के नवरत्नों में शामिल किया। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता होगा कि अकबर के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा, हकीम मुकाम, तानसेन, टोडरमल, बीरबल और मानसिंह।
ये अकबर के दरबार के नवरत्न थे। उन्हीं में से एक अब्दुल रहीम खाने खाना जो था, ये बैरम खां और सलीमा बेगम का बेटा था। लेकिन जैसे ही बैरम खां की हत्या हो गई, 1561 ईस्वी की बात हमने की, मुबारक खान नामक व्यक्ति के द्वारा बैरम खां की हत्या कर दी गई थी। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों अकबर ने सलीमा बेगम से क्या कर लिया था, विधवा जो थी सलीमा बेगम, उससे क्या कर लिया, विवाह कर लिया। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ तक नहीं आनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। मामला यहाँ तक सेट है ना, एकदम अच्छे तरीके से चलेगा जी। फिर आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। आपको ये भी पता होगा मेरे प्यारे दोस्तों कि 1560 से 1562 की बात अगर अपन करें, 1560 से 1562 ईस्वी तक अकबर के कोर्ट पर, अकबर के दरबार पर, अकबर के प्रशासन पर नियंत्रण रहता है महामनगा का। उसकी पुत्री आती है जीजी अनगा, उसी का पुत्र आता है अतगा खां, आदम खां। इनका सबका नियंत्रण हो गया अकबर के काल में, जिसको पेटीकोट गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। जब भी किसी शासक के समय महिला का नियंत्रण प्रशासन पर रहे तो उसे पेटीकोट गवर्नमेंट कहते हैं। और अकबर का ये काल 1560 से 1562 ईस्वी का था। आइए जानते हैं इसके बारे में, ये क्या था। तो मैंने ये कहा है पेटीकोट सरकार के बारे में हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। अकबर के काल में जो आता है पेटीकोट सरकार, और ये मेरे प्यारे दोस्तों मैंने 2 वर्ष की बात आपको बताई, 1560 से लेकर के 1562 ईस्वी तक। ठीक है, कैसे, अब देखिएगा, ये मेरे प्यारे दोस्तों इधर लिख दिया मैंने अकबर, क्या लिख दिया, अकबर लिख दिया। और इधर मैं लिख देता हूं महामनगा, जिसका नियंत्रण यहां पर रहता है महामनगा। और इस महामनगा के एक तो मेरे प्यारे दोस्तों पुत्र है और एक क्या आती है, पुत्री आती है। एक तो मैंने बताया पुत्र और दूसरी कौन क्या है, पुत्री। पुत्र का नाम आता है आदम खां। आपको आदम खां भी मिल जाएगा और आदम खां भी मिल जाएगा, एक ही बात है। महामनगा की पुत्री जो आती है इसका नाम आता है जीजी अनगा। क्या नाम आता है, जीजी अनगा। और इसी जीजी अनगा के पति की बात अगर अपन करें तो इस जीजी अनगा के पति का नाम आता है मेरे प्यारे दोस्तों अतगा खां। क्या नाम है जी, अतगा खां। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको ये बताया है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अकबर। ठीक है, अब देखिएगा अकबर के प्रशासन पर 1560 ईस्वी से 1562 ईस्वी तक महामनगा, जीजी अनगा और आदम खां या आदम खां इसको लिख देते हैं अपन, आदम खां का क्या रहता है, नियंत्रण रहता है जी। ठीक है, कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि इसे ही पेटीकोट सरकार के नाम से जाना जाता है 1560 ईस्वी से लेकर के 1562 ईस्वी तक। अब अकबर चिंता में आ गया। अकबर ने देखा यार इसको किस प्रकार से मामला जो है ये इसको सेट किया जाए। तो अकबर ने क्या किया, इसका एक वजीर था, प्रधानमंत्री था, इसका नाम आता है मेरे प्यारे दोस्तों मुनीम खां। क्या नाम है, मुनीम खां। और अकबर ने क्या किया, इसको क्या कर दिया, हटा दिया, इस पोस्ट से हटा दिया। बोला क्यों ना परिवार का गेम परिवार में खेला जाए। तो अकबर ने अपने प्रधानमंत्री, जिसका नाम मैंने आपको बताया मुनीम खां, उसको मेरे प्यारे दोस्तों यहां से हटा दिया जाता है। और मेरे प्यारे दोस्तों बात अगर की जाएगी यहाँ पर, जो अकबर जो है इसने क्या किया मेरे प्यारे दोस्तों, अपना प्रधानमंत्री बना दिया किसको, अतगा खां को। मैं यहां पर लिख सकता हूं प्रधानमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, किसको बनाया जी, अतगा खां। ठीक है, मैंने ये कहा है अकबर ने अपने प्रधानमंत्री मुनीम खां को तो हटा दिया और प्रधानमंत्री बना दिया किसको, अतगा खां को। अब भैया अतगा खां यहाँ पर वकील बन गया है, प्रधानमंत्री बन गया है, तो क्या इनकी सुनेगा, क्या नहीं। बोला महामनगा आप कौन होती हो सकता आप मेरी सास हो, लेकिन मैं भी प्रधानमंत्री हूं यहाँ का, मैं आपकी बात नहीं मानने वाला।
तो मेरे प्यारे दोस्तों इस आदम खां ने क्या किया, जोश में आकर के यहाँ पर आदम खां ने अतगा खां की क्या कर दी, हत्या करवा दी। किसकी हत्या करवा दी? आदम खां के द्वारा अतगा खां की हत्या मेरे प्यारे दोस्तों करवा दी जाती है। अब देखिएगा, आदम खां ने जैसे ही अतगा खां की हत्या की, क्या अकबर को गुस्सा आएगा कि साहब आपने मेरे प्रधानमंत्री की हत्या कैसे कर दी? तो फिर भैया अकबर ने आदम खां की भी क्या करवा दी, हत्या करवा दी। किले के ऊपर चढ़ाया, बोला ऊपर चढ़ा देख पतंग उड़ा के आएंगे, तो मेरे पतंग को छुट्टी दे दीवार पे खड़ा होके। जैसे ही आदम खां पतंग को छुट्टी देने के लिए दीवार पे, ऐसा कुछ नहीं था, मैं तो आपको याद करवाने के लिए बता रहा हूं कि जैसे ही छुट्टी देने के लिए दीवार के ऊपर खड़ा हुआ, इस आदम खां को धक्का दे दिया गया। अर्थात मेरे प्यारे दोस्तों अकबर ने इस आदम खां की भी क्या करवा दी, हत्या करवा दी। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, स्टार लगा करके कि अतगा खां की हत्या के बाद, अतगा खां की हत्या के बाद अकबर ने आदम खां को या आदम खां की हत्या करवा दी। वह कुछ समय बाद ही महाम अनगा की मृत्यु हो गई। महाम अनगा की मृत्यु हो गई। तो भैया मामला सेट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। महाम अनगा जो थी, जिसे पेटीकोट सरकार या फिर हरमदल हम कह सकते हैं, हरमदल, इसका नियंत्रण अकबर के सरकार पर, अकबर के प्रशासन पर 2 वर्ष तक रहा। 1560 से 1562 ईस्वी की बात मैंने आपको बताई। 1560 से 1562 ईस्वी तक महाम अनगा, उसके पुत्र आदम खां, उसकी पुत्री जीजी अनगा का नियंत्रण रहा। मैं एक बार फिर से पूरा चार्ट आपको समझा देता हूं। जीजी अनगा के पति का नाम अतगा खां है। अकबर का प्रधानमंत्री मुनीम खां था, जिसको अकबर ने हटाया और अकबर ने प्रधानमंत्री बनाया अतगा खां को। ये बात आदम खां को अच्छी नहीं लगी, इसीलिए आदम खां ने यहाँ पर अतगा खां की क्या करवा दी, हत्या करवा दी। तो जैसे ही आदम खां ने हत्या करवाई, अकबर के द्वारा मेरे प्यारे दोस्तों दुर्ग से इसको धक्का दिलवा दिया गया, अर्थात इसकी हत्या करवा दी जाती है। और कुछ दिन ही बाद महाम अनगा की भी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार मैं ये कह सकता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, कि अकबर को 1562 ईस्वी में इस हरमदल से, अर्थात मेरे प्यारे दोस्तों इस पेटीकोट सरकार से क्या मिला, आजादी इसको मिल जाती है। अर्थात इस पेटीकोट सरकार से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या, प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ तक मेरे प्यारे दोस्तों नहीं होनी चाहिए। शायद तक मामला बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बैरम खां के विद्रोह की भी बात हमने कर ली है, बैरम खां की हत्या की भी बात हमने की है, और महाम अनगा के बारे में भी हमने डिस्कस अच्छे तरीके से कर लिया है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देंगे सारे के सारे बच्चे। अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं कि बात को आगे बढ़ाते हैं। अकबर के द्वारा और क्या क्या कार्य किए गए थे जो हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हमारे रेलवे के एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। आपको पता होगा कि मेरे प्यारे दोस्तों पहले गुलाम या दास प्रथा हुआ करती थी, और 1562 ईस्वी की बात हम अगर करें तो 1562 ईस्वी में अकबर के द्वारा मेरे प्यारे दोस्तों दास प्रथा के ऊपर रोक लगाने का कार्य कर दिया गया था। किसने? अकबर ने। बात कब की है? 1562 ईस्वी की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। 1562 की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। दास प्रथा पर रोक जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों अकबर के द्वारा लगा दी जाती है। 1564 ईस्वी की बात मैंने आपको बताई है। अकबर ने दास प्रथा के ऊपर मेरे प्यारे दोस्तों रोक लगा दी। साथ ही साथ 1563 की अगर हम चर्चा करेंगे, 1563 ईस्वी की बात अगर की जाएगी, अगले ही वर्ष मेरे प्यारे दोस्तों जो हिंदू पिलग्रिम हुआ करते थे, तीर्थ यात्री जो हुआ करते थे, उनसे तीर्थ यात्रा कर वसूल किया जाता था। लेकिन 1563 ईस्वी में अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा कर पर रोक लगा दी जाती है। तीर्थ यात्रा कर पर तो रोक जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों
लगा दी गई किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। साथ ही साथ 1564 की बात हम अगर करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा आप लोग। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको पता लग जाएगा। 1564 ईस्वी में मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता होगा कि अकबर के द्वारा जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। आपको ये तो पता होगा मेरे प्यारे दोस्तों। बात अगर की जाएगी, जजिया गैर मुस्लिम जो हुआ करते थे उनसे ये कर वसूल किया जाता था। हमने चर्चा की थी जब अरब इन्वेड, मैंने आपको बताया था मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले जजिया कर वसूलने वाला। फिरोज तुगलक एकमात्र ऐसा शासक जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया था, और यहाँ पर अकबर के द्वारा इसके ऊपर रोक लगाने का कार्य जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों किया गया 1564 ईस्वी में। लेकिन इसके द्वारा 1581 ईस्वी में कुछ समय के लिए इसको पुनः लगाया गया, लेकिन वापस हटा दिया गया था। तो कई बार ये ना पूछ करके आपसे ये पूछ लेता है कि अकबर ने अपने ही शासनकाल में जजिया कर पुनः कब लागू किया, तो आपका आंसर आएगा 1581 ईस्वी। बिल्कुल ठीक आंसर वहां पर हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं जजिया कर पर रोक लगाई। जजिया का मतलब गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर। जजिया कर पर रोक लगाई, इसके द्वारा अकबर की बात हम यहां पर कर रहे हैं। लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट बात साथ में आपको यह भी बताई कि 1581 में 1581 ईस्वी में कुछ समय के लिए पुनः लागू किया परंतु हटा दिया। वापस कब लागू किया गया था इसको भी आप लोग अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। 1581 ईस्वी में अकबर के द्वारा ये जजिया कर जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों एक बार पुनः लागू किया गया था, लेकिन वापस पुनः इसी वर्ष अर्थात 1581 में ही 1581 ईस्वी में ही अकबर के द्वारा इसे वापस पुनः हटाने का कार्य मेरे प्यारे दोस्तों कर दिया जाता है। तो अभी हमने 3 जो कर जो हैं जो अकबर के द्वारा जिनके ऊपर रोक लगाने का कार्य किया गया था उनके बारे में मैंने आपको अभी बताया। जैसे एक तो 1562 ईस्वी में दास प्रथा पर रोक की बात हमने की। 1563 तीर्थ यात्रा कर जो हुआ करता था, जो पिलग्रिम जो हुआ करते थे, तीर्थ यात्री जो हुआ करते थे, उनके ऊपर लिया जाने वाला कर मेरे प्यारे दोस्तों इसके द्वारा समाप्त करने का कार्य किया गया। फिर 1564 में जजिया जो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था इसके ऊपर रोक लगाई गई। साथ ही साथ कुछ समय के लिए 1581 ईस्वी में ये कर जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों पुनः लागू करने का कार्य अकबर के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं और क्या इंपॉर्टेंट बातें आती है अकबर को लेकर के अगर हम चर्चा करेंगे तो 1571 की बात आती है। 1571 ईस्वी की बात अगर अपन करेंगे, क्या 1571 ईस्वी में अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई थी क्या? बिल्कुल, आगरा के पास में मेरे प्यारे दोस्तों फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों अकबर के द्वारा की गई थी। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। 1571 ईस्वी में अकबर ने आगरा के पास फतेहपुर सीकरी की क्या की थी? स्थापना की थी। तो ये आज हमें जो बेसिक सी बात आती है, प्रारंभिक बात जो आती है अकबर से रिलेटेड जो हमसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो या फिर और कोई एग्जाम हो, जिसमें आपके लेवल पर अगर बात की जाएगी काफी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं मुगल वंश से रिलेटेड वो मैं आपको बता रहा था। और साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों जो है जल्दी ही हम इस वाले पार्ट को कंप्लीट करके मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट जो है वो भी मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट करवा दूंगा, ताकि आपको एग्जाम में इस वाले पार्ट से किसी भी प्रकार की कोई समस्या प्रॉब्लम आदि नहीं रहे। आप लोग एक सेशन को शेयर जरूर किया कीजिएगा यार, ऐसे कैसे मामला सेट होगा, फिर ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर किया कीजिएगा। चलिएगा फिर बात करते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप के भी बारे में। आपको बता देता हूं जो सबसे बड़ी जरूरी बात है,
मेरा आरपीसी कैटेगरी में कोर्स आ रहा है और मेरा एसएससी कैटेगरी में मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स आ रहा है। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, फिर किसी भी एग्जाम के लिए आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं किसी भी कैटेगरी में, तो मेरा रेफरल कोड जरूर अप्लाई कीजिएगा। प्रवीण11 मेरा रेफरल कोड है, 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर, अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया अभी तक, तो यहाँ पर मुझे फॉलो जरूर कर लेना। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर प्रवीण कुमार के नाम से सर्च करेंगे और मेरा प्रोफाइल दिख जाएगा आप लोगों को, ये इमेज लगी हुई वहां पर आपको दिख जाएगी। फॉलो जरूर कर लेना मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि स्पेशल क्लास के नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल सकेंगे। साथ ही साथ आज के सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा यार, और शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हो, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिएगा। बाकी की चर्चा, बाकी की बात हम कल करने वाले हैं, और जल्दी ही ये मुगल वंश वाला टॉपिक जो है इसको हम कंप्लीट करके फिर मॉडर्न हिस्ट्री जो आती है इंडिया की, फ्रीडम स्ट्रगल जो इंडिया का आता है, उन सब के बारे में बात को जल्दी से जल्दी प्रारंभ करेंगे। ओके गाइस, तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और दूरी बना करके रखिएगा, मास्क का प्रयोग अवश्य कीजिएगा। ओके, आप भी अपना भी ख्याल रखना, अपने परिवार का भी ख्याल रखना। बाय बाय एंड टेक केयर। गुड नाइट गाइस, थैंक यू सो मच। बाकी की बात हम कल करेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय।